अच्छा, तो the first question that you can have is who was Woodrow Wilson? ठीक है. Now in history तुम लोगों ने इस तरह से आंसर करना कि तुम लोगों ने जो फैक्ट्स है ना सिंपल, जैसे डेट और जो है ना वो जगह वगैरह, ये सब तुम लोगों को पता होंगे. उसके बाद ना देखो 4 इस तरह कैटेगराइज कर लो: who, what, when, where, 4 मार्क में. ठीक है. why 6 मार्क में. how या how वगैरह जो है ना वो सब who और ये सब जो होता है ना इस तरह वाला who के who was more satisfied, who was more successful, how successful was this, ये जो सारे ना extents वाले जो आता है ये सारे 10 मार्क में आ जाएंगे. ठीक है. तो 4 मार्क के लिए आपको हर चीज की जो है ना वो who, what, when, where याद होना चाहिए. और जो what है ना उससे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी. तो ये नहीं है कि तुमने लिखा कि बस वुडरो विल्सन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ही वाज बोर्न इन 1856, कुछ भी बता दिया तुम लोगों ने इस तरह का. तो नहीं, 4 पॉइंट्स पे तुम लोग को 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे अनलेस वो 2 डेवलप्ड पॉइंट्स हो या फिर वो हु, व्हाट, व्हेन, वेयर सब कवर हो रहा हो. तो देखो यहाँ पे इतना अच्छा से दिया हुआ है. ये जो प्रोफाइल थी साइड में जो आती है ना टेक्स्ट बुक के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिनको हम लोग यूजुअली ना ग्रेड 10 में इग्नोर कर देते थे, जो नहीं करना इग्नोर. अब बोर्न इन 1856, ठीक है. बिकेम अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ठीक है. ये फर्स्ट इंडियन पॉलिटिक्स वाला पॉइंट छोड़ दो. प्रेसिडेंट इन 1912 एंड री इलेक्टेड इन 1916, ठीक है. और इस तरह से जो है वो बताओ कि 1914 to 17 उसने वॉर के बाहर रखा. फिर 14 पॉइंट्स बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मेंशन करना है, एंड ये मेंशन करना है कि ही वाज एन आइडियलिस्ट. ठीक है. और ऑब्स्टिनेसी अगर वुडरो विल्सन की मेंशन करनी है तो वो भी कर लो. ठीक है. तो ये हु वाज वुडरो विल्सन में आ जाएगा. उसके बाद 6 मार्क आ सकता है कि विल्सन के आइडियाज क्या थे. सिंस देखो हम लोग पहले करते हैं एम्स ऑफ द बिग थ्री एंड देन हाउ फार डिड दे अचीव देयर एम्स, है ना. इसी तरह से हम करते हैं. पहले हम डिस्कस करते हैं उनके एम्स क्या थे, फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने कितना वो एम्स अचीव हो गए हैं. तो एम्स में अब देखो 6 मार्क में कोई बता सकता है क्या रिक्वायरमेंट होती है 6 मार्क की? I guess 3 developed points. डेवलप्ड पॉइंट्स हम 4 मार्क में लिखते हैं. डेवलप्ड पॉइंट्स में मैक्सिमम 2 मार्क्स मिलते हैं. एक्सप्लेनेशंस 6 मार्क में लिखते हैं. ठीक है. अच्छा, सीआई की जो रिक्वायरमेंट है इट्स 2 कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस, और वो भी पूरी अच्छी खासी कि जो है ना दे फिल 2/3 ऑफ द पेज वो 2 एक्सप्लेनेशंस. ठीक है. लेकिन मिस मुनाजा कहती है कि 3 एक्सप्लेनेशंस रखो टू बी लिखो टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो आपको 3 मार्क्स एक एक्सप्लेनेशन पे तब देंगे जब वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होगा, हर एक्सपेक्ट को कवर करेगा. In case your explanation doesn't cover that, you write 3 explanations, ताकि या तो आपको 3 explanations में 2-2 मिल जाए या आपको 2 explanations में 3-3 मिल सकता है. ठीक है. तो just to be on the safe side 3 explanations लिया करो. अब अगर विल्सन की एम्स पे आएगा ना तो ये देखो कोई जल्दी से बता सकते हैं एम्स अच्छे से एक्सप्लेन करके आंसर के फॉर्म में. पहला एम मायरा बताओ आंसर के फॉर्म में. अच्छा, पहला एम ये था कि जर्मनी की हार्श ट्रीटमेंट नहीं करनी. उसमें एम्स उसका आइडिया आंसर की तरह बताओ. Okay, he didn't want the Treaty of Versailles to be too harsh on Germany because he feared that if they treated Germany harshly, Germany would eventually recover and would want revenge. And he thought that it would lead to another war. सही है. एंड एक और अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है द सी. देखो अब ये हो सकता है कि यू फॉरगेट अबाउट द कम्युनिज्म वाला पॉइंट. ठीक है. इन दिस सो that's why it's important that you write 3 points to be on the safe side. ठीक है. And then you will also write कि he was also right since USA capitalist nation थी and USA is that kind of capitalist nation जो डोमिनो थ्योरी के बेसिस पे चलती है कि अगर मैं कैपिटलिस्ट हूँ तो मेरे इर्द गिर्द की सारी कंट्रीज है ना वो कैपिटलिस्ट होंगी. तो बिल्कुल जो डोमिनो इफेक्ट होता है कि वो चाहे कि मैं हूँ तो साथ 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 सारी कंट्रीज होती है. ठीक है. तो that's why and तो इसका मतलब if you're for capitalism, pro capitalism, it means that you're anti communism. So yes, he was also worried that communist groups may emerge in Germany and they can seize power in Germany like the communist group seized power in Russia. ठीक है. And Russia was the biggest enemy of USA. So that's why if तो अगर पहला point है harshness का तो हम सबसे पहले कहेंगे कि he did not believe that Germany should be punished. वो he did believe that it should be punished but not too harshly.
ठीक है, so that it might not want revenge. And the third point is about communism. ठीक है, fear of communism. उसके बाद एक point ये हो गया आपका, अगर विल्सन के इस पे क्वेश्चन आया, फिर strengthen democracy in defeated countries. ठीक है, तो एक हमने ऊपर कैपिटलिज्म की बात की है, कम्युनिज्म की बात की, अब डेमोक्रेसी है कि उसको डिफीटेड नेशन में डेमोक्रेसी करना था, बट आई वुड एडवाइस कि तुम लोग इस पॉइंट को किसी और के साथ मिला के लिख लो. इस पॉइंट को अकेले तुम लोगों को कभी भी 3 मार्क्स नहीं मिल सकता. आई डाउट तुम लोग इस पे 2 मार्क्स भी शायद मिल जाए. ठीक है, 3 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं इस पॉइंट पे. तो या तो अगर लिखो कि ही वांटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन डिफीटेड नेशंस, सो to strengthen democracy in defeated nations, because जो है वो क्या होता है जब डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, what is the main feature of democracy, ईजान? भाई बेसिकली फिर एक एंटिटी आ जाएगी जो सारे डिसीजंस कंट्रोल करेगी और कंट्री के इंटरेस्ट को देखते हुए कोई एक्शन लेगी. तो पीपल वुड बी जस्ट इन द ऑन द साइड के भाई हमें बदला लेना है, बट if there is an entity that takes control, it will actually monitor what might affect the country and what might not. तो अगर डिक्टेटरशिप है, हाउ इज इट डिफरेंट? डिक्टेटरशिप में तो और ज्यादा नहीं देखा जाता लोगों की बातों में. व्हाई डिड विल्सन थिंक कि डेमोक्रेसी वुड बी बेटर फॉर डिफीटेड नेशंस? व्हाई डिड यू थिंक कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए इन डिफीटेड नेशंस और डिक्टेटरशिप नहीं कि वॉर नहीं? That is what I'm saying. तो अगर जो तुम कह Democratic रहे हो government एंटिटी है, would look वो in the best interest of the people. लोगों की बात ही सुनेगी, यही तो कह रहा हूँ, वो मुल्क के हालात देख के एक्शन लेगी. लेकिन अगर चलो वो लोगों की बात नहीं सुनेगी, फॉर एग्जाम्पल लोगों को चाहिए वॉर नहीं हो और गवर्नमेंट को चाहिए कि वॉर हो, तो वो तो अपनी सुनेगी और वो वॉर हो जाएगी. नहीं, मगर जो गवर्नमेंट क्यों चाहेगी वॉर हो जब People rebel कर सकते हैं. People matter a lot in democracy. In democracy, government लोगों की बात सुनती है. It's opposite. ठीक है, क्योंकि they are dictatorship. elected by people. Yes, जब आप लोगों से इलेक्टेड होते हैं तो डिक्टेटरशिप में होता है ये कि गवर्नमेंट नहीं सुनती आपकी. लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल की सुनता है. तो इसलिए वुडरो विल्सन को पता था अरे सिंस अब dictatorship would be more adamant towards fighting a war because of the military effect in it. मैं ये कह यस रहा हूँ. यस you're completely right कि डिक्टेटरशिप में जो है वो जो आएंगे. लेकिन देखो द रीजन व्हाई ही वांटेड डेमोक्रेसी टू कम वाज कि लोग अपने लीडर को प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम इनिशिएटिंग अ वॉर. या तो अगर हो सकता है जो डेमोक्रेसी में भी आए कंट्रीज, हो सकता है वो भी कुछ ऐसा करें जो वॉर की तरफ जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रांस को जर्मनी की तरफ से बहुत ज्यादा थ्रेट लग रही है एंड इट्स थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ स्टेप टू प्रिवेंट जर्मनी कमिंग इनटू रूल, ठीक है, या जो रेपरेशन वाली चीज है बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने से फ्रेंच पीपल रोकेंगे. क्यों? बिकॉज जब भी वॉर होती है, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को एक मेन पॉइंट अगर तुम्हारे नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो, इसको इतना ज्यादा अनफेयर देखा इसलिए जाता है बिकॉज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पनिश्ड द जनरल पब्लिक एंड नॉट द पीपल इन गवर्नमेंट. ठीक है, when it's punishing the general public इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब पब्लिक को पनिश करें वो तो इनोसेंट लोग हैं जिन्होंने पहले वॉर में खुद मार खाई, वॉर में पार्टिसिपेट करके, they are the ones who are fighting in the war even though it wasn't their fault. ठीक है, उसके ऊपर से फिर मार खा के फिर उनको दोबारा पनिश किया जा रहा है कि आपने वॉर में हिस्सा लिया, जबरदस्ती हिस्सा उनको लेना पड़ा, उसके बाद इनको मार खानी पड़ी कि उन्होंने हिस्सा क्यों लिया वॉर में. तो इसीलिए since this general public is so very horrified after World War One और इसने ही सफर किया है वॉर में, इसको चाहिए कि अब बिल्कुल कोई वॉर नहीं हो. तो if any party comes into a defeated nation and you know उसका मोटो हो के वॉर वॉर वॉर. अब जैसे जर्मनी का क्या था, हिटलर का मोटो कि we'll make Germany great again और हम कॉन्क्वेस्ट करेंगे. ठीक है, तो इसलिए क्योंकि जर्मनी में प्राइड का लॉस था, so everyone wanted that lost pride back. ठीक है, विल्सन ये चाह रहा था कि ऐसा नहीं हो, ऐसी कोई पार्टी ही नहीं आए जाके. ठीक है, वो चाह रहा था ऐसी कोई डेमोक्रेटिक पार्टी आए जिसमें लोग इतने ज्यादा हॉरिफाइड हो वॉर के इफेक्ट्स की वजह से कि वो अपने लीडर को कोई अग्रेसिव एक्शन ही नहीं लेने दे. ठीक है, तो स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेसी में अगर तुम लोग उसे थोड़ा सा इलैबोरेट करो तो इस तरह से लिखना है. समझ में आ गया? Yes. ठीक है,
अच्छा, उसके बाद एक इसका पॉइंट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने कैपिटलिज्म कम्युनिज्म को साथ और डेमोक्रेसी को साथ मिला दिया, तो एक पॉइंट तुम लोग बनाओगे सेल्फ डिटर्मिनेशन का, ठीक है। क्यों ही वांटेड पीपल टू रूल देमसेल्व्स, ठीक है। अब कौन से थे जो नहीं थे अपने रूल में? जो पोलैंड के लोग थे वो जर्मनी के रूल में थे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर चेक्स एंड स्लोवैक्स, ठीक है। तो चेकोस्लोवाकिया के जो लोग थे वो जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर के पार्ट थे। तो दैट्स व्हाई he wanted these people to खुद ही अपने आप को रूल करें। और इसके आगे एक और पॉइंट तुम लोग ऐड कर लो कि 3 मार्क्स का बन जाए कि जो है वो ये जो एम्पायर्स होती थी, कॉलोनीज होती थी, ये वाला सिस्टम खत्म करना चाहते थे, ठीक है। सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द पीपल डिटरमिन देयर ओन विल। तो मतलब विल्सन मेनली ये चाहता था कि लोग अपना खुद ही अपने जो उनके मसले हैं वो लोग खुद डिसाइड करें, लोगों की सुनी जाए, इन नॉट ओनली इन यूएसए बट इन एवरी अदर कंट्री, ठीक है। फिर इसका जो सबसे आइडियलिस्टिक आइडिया था वो था इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। यही कोऑपरेशन, वर्ल्ड पीस, सब कुछ, और इसमें आता है लीग ऑफ नेशंस एंड के ये 14 पॉइंट्स का पार्ट है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन में तुम लोग 14 पॉइंट्स ही मेंशन करोगे, लीग ऑफ नेशन की भी बात मेंशन करोगे, एंड वर्ल्ड पीस के लिए जो कोऑपरेशन होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक आइडियाज थे व्हिच weren't टू कम ट्रू। तो अगर यही क्वेश्चन ना एम्स पे उस 10 मार्क में भी आ सकता है, तो ये सब कुछ लिखना है, इन सबको एनालाइज भी करना है कि ये क्यों पॉसिबल था, ये क्यों नहीं था, ये आइडियलिस्ट था, ठीक है। एंड लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट वुड बी ऐड, क्योंकि 5 पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना 10 मार्क के लिए। तो क्या कह रहे थे? ये तो 4 हमारे पास चीजें हैं, 5 ही चीज क्या लिखेंगे? हाँ, अच्छा देखो, तो अब तुम लोगों ने इस तरह से इन्हीं 4 पॉइंट्स को कैटेगराइज कर लेना है ऐसे अच्छे से कि दे मेक 5। उसके साथ साथ तुम लोग के पास, मैं बताती हूँ एक सेकंड, और तुम लोग के पास 14 पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। इन 14 पॉइंट्स को भी तुम लोग यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो तुम लोगों ने इन 14 पॉइंट्स को इन सब में डिवाइड कर देना है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर ये आ रहे हैं। तो ही डिडंट वांट थिंग्स टू बी टू हार्श इन जर्मनी, तो यहाँ पर से कौन सा फिट आ रहा है वहां पर, सही है। अब इसके साथ हम लोग लिखोगे कि वो नहीं चाहता था जो ब्रिटेन और की फ्रांस की एम्पायर्स थी, वो इनको नहीं चाहता था बहुत बड़ा, और लोग खुद ही डिटरमाइन करें अपने आप को। ये सब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स मेनली इसी से रिलेटेड थे, ठीक है। तो तुम लोगों ने ये सब ऐड कर देना है। उसके साथ साथ अब देखो, एक तुम लोगों ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन का लिख लिया, एक तुम लोगों ने डेमोक्रेसी का लिख लिया, एक तुम लोगों ने कम्युनिज्म का अलग से लिख लिया, उसको थोड़ा सा ज्यादा एलैबोरेट कर दिया, एक जर्मनी के साथ लीनियंट होना है वो लिख लिया, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का लिख लिया, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हो गए। इनको साथ में एनालाइज करना है और लिखना है कि उसके एम्स बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक थे, लेकिन ही वाज अ फर्म पॉलिटिशियन, ठीक है। एंड उसने जो है ना, जैसे इन लोगों को ब्रिटेन वगैरह को लगा ये बहुत ज्यादा आइडियलिस्ट है, तो ये हमारे शायद डेब्ट्स कैंसिल कर ले, बट ही डिडंट डू एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, व्हाट वाज द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 1919 टू 1920, या व्हाट वाज द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस? तो ये तुम लोगों ने लिखना है, ये सारे पॉइंट्स है, ठीक है। ये याद कर लेना है, 4 मार्क अगर आ जाए, ठीक है। अक्सर टर्म्स में तुम लोगों को देते हैं, तो प्लीज ये याद कर लेना, ठीक है। अगेन लॉयड जॉर्ज का यहाँ पे आ गई प्रोफाइल 4 मार्क के लिए, सही है। फिर अब लॉयड, अब हाउ फार डिड डिसएग्री ना, अगर 10 मार्क आ जाए तो ये विल्सन के जो आइडियाज हैं ये लिखोगे। ये जो पैराग्राफ है जिसमें ये समझा रहे हैं कि क्यों विल्सन के साथ नहीं एग्री करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ये पढ़ के याद करना है, ठीक है। फिर लॉयड जॉर्ज के व्यूज लिखने हैं। फिर लॉयड जॉर्ज के ऊपर जो प्रेशर्स थे, अब देखो हमने ये डिस्कस किया है, तो मैंने पढ़ा होगा कि लॉयड जॉर्ज के ये व्यूज थे। एक तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की वही बात थी कि जो है ना वो कम्युनिस्ट पार्टीज नहीं कंट्रोल करने जर्मनी को, तो ये भी चाहता था कि हार्श नहीं हो जर्मनी के साथ। 2 रीजंस के लिए, एक तो रीजन था कि कम्युनिज्म के जो राइज नहीं हो, और दूसरा कोई बता सकता है क्या रीजन था व्हाई ही डिडंट वांट टू बी टू हार्श इन जर्मनी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Trade. हाँ, ठीक है, वो चाहता था ट्रेड, कि वो दैट जर्मनी इज स्टिल, उसको पनिश करना है जर्मनी को, लेकिन उसकी ऐसी हालत हो कि हम उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। एंड थर्डली लिख लो अगर नहीं लिखा हुआ है, द टर्म बैलेंस ऑफ पावर्स इन यूरोप, ठीक है। वो चाहता था कि यूरोप में जो, अब देखो अगर जर्मनी हट गया ना तो फ्रांस आ जाएगा ब्रिटेन की टक्कर को, तो उसको नहीं चाहिए था ये। वो चाहता था कि पूरे बैलेंस स्प्रेड आउट हो जाए, पावर इवनली जब हो जाएगा ना, तो फिर बहुत वॉर के ना कम चांसेस होते हैं, जब या तो सब स्ट्रांग होता है या सब वीक होता है। तो वो चाहते हैं कि तीसरी फोर्स रहे दैट कैन ऑलवेज काउंटर फ्रांस, एंड सिंस फ्रांस को हमेशा से जर्मनी से डर लगता था ना, तो ब्रिटेन को जर्मनी का प्रेशर, जर्मनी की पावर एक अच्छी चीज लगती थी। इवन द ब्रिटेन एंड फ्रांस वर allies, but still in case कभी इन लोगों की लड़ाई हो जाए, तो since France is so very threatened by Germany, तो एक force that can counter फ्रांस, ठीक है।
लेकिन उल्टा जो लॉयड जॉर्ज पे क्या प्रेशर्स थे कि सिंस अगेन लॉयड जॉर्ज जो है वो लॉजिकली सोच रहा है कि एज अ कंट्री ब्रिटेन के लिए यही होना चाहिए, ट्रेड पॉसिबल होनी चाहिए, कम्युनिज्म नहीं हो, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ना आ जाए, ठीक है, एंड जो है वो बैलेंस ऑफ पावर हो। लेकिन जो लोग हैं सोचो जो खुद जाके लड़े हैं, इतने सारे ब्रिटिश पीपल लड़े हैं और इतने ज्यादा जो ना वो उनको उनको तो बहुत ज्यादा वो क्या हाइप किया जाता था ब्रिटिश सोल्जर्स को, ठीक है। हाँ ये लिखा हुआ है देखो, फेड एंटी जर्मन प्रोपेगेंडा फॉर 4 years, ठीक है। उनके फूड शॉर्टेजेस, हार्डशिप्स, 1 million कैजुअलिटीज, ब्रिटेन में तो बहुत ज्यादा ना पेट्रियोटिज्म वगैरह सब है, और उसके साथ इतना ज्यादा लॉस हुआ था कि दे वर वेरी एंग्री एट जर्मनी। उन लोगों को लॉजिकली कुछ नहीं सोचना था, उन्हें पता था मेरा जो है वो भाई जाके वॉर में मरा है, मेरे जो है वो अब्बू लॉस्ट हो गया, माई हस्बैंड, माई सन, वट एवर, ठीक है, दे ऑल बीन लॉस्ट एंड वी जस्ट वॉन्ट जर्मनी टू पे, ठीक है। और सिंस उन्हें ये बताया जा रहा है कि जर्मनी की वजह से हो रहा है सारा कुछ, तो जाहिर सी बात है फिर उन्हें जो है वो जर्मनी से रिवेंज चाहिए था। तो लॉयड जॉर्ज के ऊपर ये प्रेशर था कि दे हैड टू, लॉयड जॉर्ज ने एक ऐसी ट्रीटी बनवाई थी जिसमें जर्मनी के साथ बुरा हशर किया जा रहा हो, टू मेक अप फॉर द लॉस दैट द ब्रिटिश हैड टू पे, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज जो ब्रिटिश लोगों ने देखी थी, ये अगर तुम लोगों को ये याद रखना है पॉइंट, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की फेयरनेस एंड फेयरनेस से भी आता है, ये ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क है, ठीक है। ये क्या थी, ये रशिया के ऊपर जर्मनी ने एक ट्रीटी इम्पोज की थी जो बहुत ज्यादा हार्श थी, ठीक है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि दिस वाजंट एज हार्श एज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, बट आई थिंक दैट इट वाज इवन हार्शर देन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। उसने रशिया के बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज लिए थे और बहुत सारे ना उसके रेपुलेशन लिए थे, और जो बिल्कुल उसकी प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड थी ना उसको छीना था। 25% देखो लिखा हुआ 25% ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड ह्यूज एरियाज ऑफ रशिया's बेस्ट एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। 25% पॉपुलेशन उसकी छीनी है, इमेजिन हाउ ह्यूज दैट इज, ठीक है। एंड इन कंपैरिजन टू दैट तो जर्मनी के ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स तो कुछ भी नहीं ले रहा था। तो इसलिए सिंस द ब्रिटिश हैड ऑलरेडी सीन कि जर्मनी खुद ने क्या हशर किया है डिफीटेड कंट्रीज के साथ, तो उसके साथ भी वही हशर आना चाहिए। एंड सिंस एक और जो तीसरा मेन प्रेशर है, ये तुम लोगों ने लिखना है इन्वर्टेड कॉमर्स में आंसर में, मेक जर्मनी पे। ये लॉर्ड जॉर्ज का मोटो था, मेक जर्मनी पे, ठीक है। वो ये कह के ही आया था इन गवर्नमेंट बिकॉज इतना बुरा शर हुआ था, बहुत डिमोटिवेटेड थे लोग एंड दे वर सीकिंग वेंजेंस, ठीक है। तो दैट्स व्हाई उनका ये जो इसका जो ये मोटो था, इसको उसके साथ ऑब्वियसली चलना था, वरना सबने तो धक्के मार के इसे निकाल लेना था। तो इसलिए लॉर्ड जॉर्ज इसी बेसिस पे आया था कि उसने कहा था आई एम गोइंग टू मेक जर्मनी पे। किसी को हिटलर के मोटोज याद है जिसकी बेसिस पे वो आया था? We haven't studied Hitler yet. नहीं तुम लोग हिटलर तक आए नहीं हो इसमें, अच्छा सही है सही है, ठीक है। तो लेकिन लीग ऑफ नेशंस में जो है वो तुम लोगों को उसके लिए पता होना चाहिए कि ब्रेड एंड शेल्टर, ठीक है, इस बेसिस पे आया था। हमने ये लीग 1930s में पढ़ा था। हिटलर का एक मोटो था ब्रेड एंड शेल्टर, ठीक है, क्रश द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ब्रेड एंड शेल्टर जो एक बेसिक था क्योंकि जर्मन इतने ज्यादा पॉवर्टी फेस कर रहे थे, दैट्स व्हाई उसका ये सिंपल मोटो था, मैं खाना दूंगा और मैं एक जगह रहने को दूंगा। तो जो उस वक्त की नीड होती है उसके हिसाब से जब आप व्हेन यू हैव अ मोटो यू हैव टू हैव इट फॉलोड, ठीक है, सही है। उसके साथ साथ फिर क्लेमेंसो पे आ जाते हैं, ठीक है। क्लेमेंसियो का जो मेन मसला ये था कि क्लेमेंसियो हिमसेल्फ वाज वेरी 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 स्कैर्ड ऑफ जर्मनी, ठीक है। ये सिर्फ फ्रेंच पीपल का मसला नहीं था, क्लेमेंसियो खुद बहुत बड़ा जो है ना डरपोक था, वो जर्मनी से बहुत ज्यादा डरता था। दे शेयर्ड एन इमीडिएट बॉर्डर एंड जो जो हाशिर जर्मनी उसके साथ कर चुका था, ये हमने ग्रेड 8 की हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, कि वो क्या क्या हुआ था उन लोगों के साथ 1800s में, क्या किया था जर्मनी ने फ्रांस के साथ, ठीक है। एंड थ्रू आउट जर्मनी बहुत ज्यादा पावरफुल थी एंड बॉर्डर शेयर होता था, तो दैट्स व्हाई और फ्रांस अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रांस की पॉपुलेशन वो 70 मिलियन, जर्मनी वो 75 मिलियन, आर्मी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, जर्मनी हशर भी कर चुकी थी फ्रांस का। तो इसीलिए और फ्रेंच बहुत सारी फ्रेंच सॉइल पे, मोस्ट ऑफ द फाइटिंग वाज डन ऑन फ्रेंच सॉइल एंड मेनी ऑफ इट्स पीपल लैंड इंडस्ट्री उसका लॉस था। इसलिए क्लेमेंसियो को खुद एक जाती उसको होता है कि मुझे रिवेंज लेना है, एंड उसके साथ साथ एज द फ्रेंच प्रेसिडेंट उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर्स थे कि ऐसे करना है। अच्छा अब ये जो था क्लेमेंसियो ही वाज अ रियलिस्ट,
विल्सन वाज एन आइडियलिस्ट, ठीक है, उसके बहुत ज्यादा कोई यूटोपियन आइडियाज होते हैं दैट आर मतलब पीस एंड एवरीथिंग, जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों, उसको इतना अंदाजा नहीं था क्योंकि वो यूएसए में था एंड पूरी जो वॉर थी वो यूरोप में हुई थी। ही कुडंट रिलेट, ठीक है, यूएसए में वो सारे मसले ही नहीं फेस हुए थे, ठीक है। क्लेमेंसी वाज अ रियलिस्ट, उसको पता था कि जो मैं चाहता हूँ वो पॉसिबल नहीं है, तो आई विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन थे, द पब्लिक इन फ्रांस, दे वांटेड रिवेंज। उन लोगों को तो जर्मनी का वो रिवेंज भी नहीं, वो चाहते थे बस अब जर्मनी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, कोई जर्मनी ही नहीं बचे। क्लेमेंसियो एंड द फ्रेंच पब्लिक, दे ऑल वांटेड कि बस जर्मनी ही नहीं रहे, हमें किसी से रिवेंज भी नहीं चाहिए, बस जर्मनी को खत्म करना, जो ये थ्रेट है ना ये खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये वो वाला हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर इस पे तो सोर्सेज आती हैं, तुम लोगों का ये है ही नहीं, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ये पीस मेकिंग प्रोसेस पे ये पूछ सकते हैं व्हाट वाज द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वो तुम लोगों को बता दे व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इसके लिए याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जो जब पीस ट्रीटी के वक्त जो मसले हो रहे थे ना, इस पे 6 मार्क आ सकता है कि जो है ना वो उस वक्त क्या मसले थे जब ये लोग ट्रीटी ड्रॉ कर रहे थे। तो ये तुम लोग को पता नहीं चाहिए, ये इतने अच्छे से कि अगर तुम लोग इनको एग्जैक्ट भी याद करके चले जाओ ना या समझ के चले जाओ, तो तुम लोग के जो है ना वो फुल मार्क्स आ जाएंगे इसके आंसर में। अगेन द क्लॉजेस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 4 मार्क आ सकता है, ये याद होने चाहिए। एंड ये जो जियोग्राफिकल सब कुछ है ना, जो लैंड में सफर किया है, ये दीज आर 10 पॉइंट्स एंड यू शुड हैव देम ऑल रिमेम्बर्ड, ठीक है। तो मुझे पहला पॉइंट कोई बताए, चलो मैं ये हटा रही हूँ, एंड मुझे वैसे अपनी मेमोरी से कोई बताए कि पहला पॉइंट क्या था, कोई भी लैंड का लॉस जर्मनी का। राइनलैंड, क्या राइनलैंड उसे जो है हाँ बताओ। उसमें डीमिलिटराइज कर देते ना उसको। तो you're going to write कि Rhineland was a demilitarized zone, सही है, perfect, ठीक है। नेक्स्ट, But that wasn't a loss of land. I mean, मतलब हम लैंड के टर्म्स में जो भी बात कर रहे हैं, तो उसमें वी आर गोइंग टू, इफ दे आस्क यू कि जो भी लॉसेस इन टर्म्स ऑफ लैंड थे, सिंस राइनलैंड वाज जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो वो लैंड थी, वो बहुत हेवीली मिलिटराइज्ड रीजन थी। जब वहां पर डीमिलिटराइज हो गया, वहां पर ट्रूप्स आ गए थे इन लोगों के लिए, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना वो दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ लॉस ऑफ लैंड, ठीक है। तो जब जियोग्राफिकल उसमें आएगा, तो जो सोर्स 6 में आपको दिए हुए होंगे ना, वो जो बॉर्डर से रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए हैं ना, उसमें ये राइनलैंड इंक्लूडेड है, ठीक है। एग्जाम, तो मुझे एक पॉइंट बताओ इस पे। no, but Rhineland का border तो change नहीं हुआ था. It was just that जर्मनी का कंट्रोल ले लिया था उससे एक सही स्पेसिफिक कह रहे हो, पीरियड ऑफ टाइम. तो वो एक जर्मनी के लैंड के टर्म्स में लॉस था ना। What do you want a point about? और जियोग्राफिकल लॉसेस बताओ। अगर In general, डीमिलिटराइज जोन, एक Europe. सेकंड, अगर डीमिलिटराइज हो रही है कोई जोन, या फिर लैंड लूज हो रही है, या प्लेबिसाइट हो रहा है, दीज आर ऑल इन जियोग्राफिकल लॉसेस, ये सब उसमें आएंगे। हाँ बताओ कोई। Okay. एल्सास लॉरेन का जो रिटर्न हुआ था. इट वाज रिटर्न टू फ्रांस, ठीक है, शाबाश, सही है। उसके बाद और कोई। सारलैंड और डांजिग दोनों लीग ऑफ नेशंस को रन करने को दे दिया था। हाँ सही है। एंड Danzig was to be run by the league and Saarland was to be temporarily run by the league। 15 years का एक प्लेबिसाइट होना था कि जो लोग थे उनको जर्मनी के साथ होना था या फिर फ्रांस के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके साथ और कोई किसी को पता है? कम से कम 6 याद कर लो। एंड 10 मार्क है ना ट्रीटी वो, आई रिमेम्बर वी हैड अ 10 मार्क व्हाट वर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो अगर इस तरह का कोई आ जाए, व्हिच आई डोंट थिंक कि कभी आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो स्कूल में आ सकता है, तो सारे लिख के आना, सारे, ठीक है। आमना, Okay. कैन यू टेल मी एनीवन? अच्छा, एक चैट में बता दो, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो जो है वो एम्स क्लस का, ठीक है, एम्स क्लस का, वो नहीं भूलना है। उसकी वजह से सर मैंने सारे टर्म्स लिखे थे, और लेकिन मुझे 9 और 10 मिले थे क्योंकि मैं वो वाला पॉइंट नहीं लिखा था मैंने, सही है। उन्होंने कहा कि मैं भी इसलिए काट रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुमने बाद में नहीं भूल के आना है। तो ये वाला पॉइंट, यूनियन बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी वाज फॉरबिडन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये जियोग्राफिकल लॉस में ही आएगा बिकॉज वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट जियोग्राफिकल यूनियन, ठीक है, सही है। उसके बाद लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, ये जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई थी, ठीक है, ये एक लिखना है। ईस्ट प्रशिया का एक पोर्शन वाज गिवन टू लिथुआनिया, ठीक है। वेस्ट प्रशिया वाज गिवन टू पोलैंड। अपर सिलेसिया का भी एक पार्ट वाज गिवन टू पोलैंड, ठीक है। ये डेनमार्क, 6 मार्क के तौर पे आता है.
स्कूल में आ सकता है ये जियोग्राफिकल लॉसेस तो 4 मार्क में आ सकता है, ठीक है सही है। and 6 लिखते होंगे आप कह रही? क्या कह रहे हो? नहीं 6 6 लिखने याद होंगे कर लोग। लो इन केस, लिख के तो पेपर में तो 4 आओगे ना अगर 4 मार्क का है, ठीक है। सेट। तो मतलब तुम लोग को अगर 4 भी याद हो ना, सबसे आसान क्या है, आयरलैंड became a demilitarized zone, ठीक है। Lithuania, Estonia and Latvia became independent states that Germany had taken from Russia in 1918, ठीक है। Upper Silesia was given to Poland, Ireland was to be run by the League and Alsace Lorraine का एक पॉइंट है, और यूनियन बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। इसमें कोई मुश्किल नाम वगैरह कुछ भी नहीं है, बस ये ऐसे ही याद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज हम लोग लिख सकते हो ज्योग्राफिकल लॉसेस में, कि जर्मनी की जो ओवरसीज कॉलोनीज थी ना वो छीन ली गई थी, ठीक है। तो जैसे कैमरून का है एक मेंशन, कैमरून का मेंशन अगर तुम लोग अपने एग्जाम में करके आओगे ना तो बहुत लाइक दैट्स गुड। कैमरून इज इन अफ्रीका, ठीक है। अगर तुम लोग अपने जर्नल में मार्क कर लो, ये कैमरून इज इन अफ्रीका एंड सो दैट वाज पार्ट ऑफ इट्स ओवरसीज एम्पायर। तो अगर तुम लोग 4 मार्क में ज्योग्राफिकल लॉस लिख रहे हो ना, एंड तुम लोगों ने सिर्फ जर्मनी के इर्द गिर्द का नहीं लिखा है, तुम लोगों ने कॉलोनीज का लिखा है, तो दे माइट मार्क यू 2 मार्क्स दे सकते हैं आपको फॉर दैट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग पॉइंट में कैटेगराइज हो जाएगा। तो वो उसकी कॉलोनीज ले ली गई थी जो ओवरसीज कॉलोनीज थी, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल कैमरून विच इज इन अफ्रीका, ठीक है। एंड तो ये सारी कॉलोनीज फ्रांस और ब्रिटेन के पास चली गई थी, ठीक है। फिर जर्मनी की जो आर्म फोर्सेज है उसकी डिमिलिटराइजेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, एंड जनरली टर्म्स के ऊपर आ सकता है, या फिर आ सकता है कि व्हाई वर दे अनहैप्पी बाय द टर्म्स, या ये बहुत वो है पॉपुलर क्वेश्चन जो पेपर में भी आ सकता है और टर्म्स में भी आता है कि सिमिलैरिटीज क्या थी इस ट्रीटी में और जो बाकी पीस ट्रीटीज हैं उनमें। जर्मन रिएक्शंस ये सारे याद होने चाहिए, क्यों ये ह्यूमिलिएट हुए, किस बात पर गुस्सा है, किस बात पर दे फेल्ट बिटर, ये किस व्हाट टर्म्स दे फाइंड अनफेयर, व्हाट टर्म्स ह्यूमिलिएटेड देम, कौन से टर्म्स ने नॉन रिप्रेजेंटेशन और वॉर गिल्ट के आगे पॉइंट्स लिख रहे जो इसमें नजर ने बताए थे कि इंटरनेशनल लेवल पे देयर रिलेशंस वीकेंड एंड उनकी ट्रेड वीकन हो गई थी क्योंकि इनका एक पब्लिक क्या कहते हैं इमेज जो है वो हार्म हो गया था, सही है। अच्छा, अब इम्पैक्ट ऑफ द ट्रीटी ऑन जर्मनी, सही है। ये इम्पैक्ट ऑफ द ट्रीटी ये इम्पोर्टेंट है और ये मैं करा नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे पासिबल्स पे मूव करना है, ये मीटिंग एंड होगी तो रिज्वाइन करना है, ठीक है। पॉलिटिकल वायलेंस, कन्फ्लिक्ट इन द रूरल, हाइपर इन्फ्लेशन, ये तीनों याद होने चाहिए। एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रीटी ऑन जर्मनी, 6 मार्क, ठीक है। हाउ वाज द सबसे ज्यादा क्या इकोनॉमी इफेक्ट हुई थी इन जर्मनी, 10 मार्क आ सकता है। तो सारे उनके बताने होंगे फैक्टर्स, ठीक है। वो कई एक दे देंगे, कहेंगे सबसे ज्यादा कौन सा इफेक्ट हुआ है। तो इसमें मैं बता रही हूँ तुम लोगों ने लिखना है इकोनॉमिक सबसे मुश्किल, ये देखो ये रहे तीन हेडिंग्स में आता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मोरल, ठीक है। अब मोरल, ठीक है, पॉलिटिकल में जो तुम लोगों ने लिखना है पॉलिटिकल वायलेंस का, कैपुट्स का लिखना है, म्यूनिक पुट्स का लिखना है, ठीक है। और जो तुम लोग लिखोगे इसके साथ साथ कि राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों इसके अगेंस्ट थे, राइट विंग ओपोनेंट्स, लेफ्ट विंग ओपोनेंट्स बोथ वर अगेंस्ट जो फ्रेडरिक एबर्ट की गवर्नमेंट थी जर्मनी में, ठीक है। एंड उसकी वजह से रेवोल्यूशन हो रही थी, एंड जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी बहुत मसले क्रिएट करी थी। यहाँ पर कम्युनिज्म का एक पॉइंट ऐड कर दो, ठीक है। इकोनॉमिक में तुमने हाइपर इन्फ्लेशन का लिखना है, इकोनॉमिक डिजास्टर का लिखना है, और जो रेपरेशंस हैं उसका लिखना है। तो इसमें कन्फ्लिक्ट इन द रूरल भी आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम इकोनॉमिक लिखते हैं, उसमें हाइपर इन्फ्लेशन भी आता है, जो रूरल कन्फ्लिक्ट है वो भी आ जाता है। अच्छा, जो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमिलिएशन वगैरह सब कुछ था उसमें तुम लोग वॉर गिल्ट क्लॉज लिखोगे, ब्लेम एक्सेप्ट करना है, नॉन रिप्रेजेंटेशन इन द लीग ऑफ नेशंस लिखना है, एंड 14 पॉइंट में तुमने ये लिखना है कि दे फेल्ट इंसल्टेड दैट दे वर नॉट इनवाइटेड टू ज्वाइन द लीग, ठीक है। और नॉन रिप्रेजेंटेशन ये है कि उनको पीस टॉक्स वगैरह सब में रिप्रेजेंट नहीं किया, बिकॉज दे सेड कि दे आर डिफीटेड कंट्री, ये एग्रेसिव कंट्री हैं, एंड ओनली नॉन एग्रेसिव कंट्रीज आर अलाउड इन दी पीस टॉक्स। तो ये ह्यूमिलिएशन में आएगा, नॉन रिप्रेजेंटेशन का, पीस टॉक्स में अलाउड नहीं थे, वॉर गिल्ट का, ठीक है, रेपरेशंस का कि व्हाई वर दे एक्सपेक्टेड टू पे रेपरेशंस इवन दो उनकी इकोनॉमी इतनी खराब थी, ये तो हम लोग इकोनॉमिक में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। 14 पॉइंट्स का लीग ऑफ नेशंस का आएगा। 14 पॉइंट्स में ये आएगा इनको इस बात पे गुस्सा आता है इन्हें कभी कंसल्ट नहीं किया गया, और जो 14 पॉइंट्स है वो कभी फॉलो ही नहीं किए गए, ठीक है, जो पॉइंट्स है। एंड लीग ऑफ नेशंस में आते दे फेल्ट इंसल्टेड दैट दे weren't even invited to join the League of Nations, ठीक है। फिर was the Treaty of Versailles fair, how fair was the Treaty of Versailles, ये 10 मार्क का है, ठीक है। तुम लोग मुझे प्राइवेटली याद दिला देना, मैं तुम लोगों को इस पे अपना आंसर भेज दूंगी। मैं ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे, तो तुम लोगों को जो अच्छा लग रहा होगा ना लिख लेना, सही है।
उसके साथ साथ मैंने ईजान को कुछ काफी पहले भेजे थे पेजेस जिनके अंदर जो है ना वो सैंपल आंसर्स थे, तो टेक्स्ट बुक में देख लेना, एंड में ना कोई सैंपल आंसर्स दिए हुए होते हैं, वो पढ़ लेना, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ से अदर पीस ट्रीटीज का भी तुम लोग को याद होना चाहिए, टेक्स्ट बुक से मत पढ़ना प्लीज। अदर पीस ट्रीटीज जो है ना वो जो तुम लोग को हैंड आउट मिला था कोई, I don't seem to remember any handout. you Same. people did not get handout on the other peace treaties? Honestly, मुझे याद दिलाना, मैं तुम लोगों को भेज दूंगी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन स्पेसिफिक पेपर में भी आया है, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बताया हुआ, सिर्फ जो टर्की की ट्रीटी है उसमें नहीं, ठीक है। अच्छा उसके बाद लीग ऑफ नेशंस में व्हाट वाज द लीग ऑफ नेशंस में 4 मार्क आ सकता है, बहुत बच्चों वाला ये आ सकता है, ठीक है, कि विल्सन और ये इन सबको किस तरह का चाहिए था, ठीक है। तो फ्रांस को चाहिए था कि स्ट्रांगली गो विद इट्स ओन आर्मी, क्यों? अगर 6 मार्क का है तो एनालिसिस भी लेना है, क्यों? क्योंकि जर्मनी जो है ना वो उसको जर्मनी से बहुत डर लगता था, तो उसको था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो जर्मनी से वो लड़ सके, सही है। अच्छा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिटिश लीडर्स जस्ट वांटेड अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत कम जो है इसको कंसल्ट किया जाए, ठीक है। एंड ऑलरेडी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑफ एम्बेसडर्स जो तुमने लीग ऑफ नेशंस में पढ़ा होगा कि अक्सर उसकी तरफ रेफर होना शुरू हो जाता था। देन प्रेसिडेंट विल्सन वांटेड अ वर्ल्ड पार्लियामेंट, और इन्हीं की सुनी गई कि जो है ना रेगुलरली देड मीट to decide any matter that affected them, not just peace के matters अब जैसे labor वगैरह social issues कुछ भी, ठीक है। एंड तो उसमें ये पूरा जो एनालिसिस दिया है ना ये तुम लोग लिख के आओगे उस 6 मार्क में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तुम लोगों ने कभी वीकनेसेस ऑफ द लीग ऑफ नेशंस पे 4 मार्क भी आ सकता है, 6 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट भी आ सकता है, ठीक है। ये है यूएसए